नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक अलग हलचल मची हुई है। बिहार के कई बड़े नेता या तो पाला बदल कर एक दूसरे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं या खुद की पार्टी बना रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको उन पार्टियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो चुनाव से महज एक साल पहले बनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये पार्टियां बिहार के दो दिग्गज लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के जनाधार में सेंध लगा पाएंगी या फिर पानी का बुलबुला बनकर रह जाएंगी। अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा करके अपनी इंडियन इनकलाब पार्टी के गठन की घोषणा की। इस दौरान गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि जैसे यादव, कुशवाहा, पासवान और अन्य समाज के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां खड़ी की हैं, वैसे ही अब तांती तत्वा समाज भी अपनी राजनीतिक पहचान बनाएगा। हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा पान समाज को आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी दिलाना है। गुप्ता का दावा है कि जिस तरह दूसरे समुदायों ने अपनी एकता से सत्ता में हिस्सेदारी पाई है, वैसे ही उनका समाज भी अब संगठित होकर आगे बढ़ेगा। बिहार के लोकप्रिय पूर्व आईएएस अधिकारी शिवदीप लांडे, जिन्हें बिहार का सिंघम कहा जाता है, हिंद सेना पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई। अप्रैल 2025 में इस पार्टी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य बिहार में सच्चा बदलाव लाना है। शिवदीप लांडे ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें कई राजनीतिक दलों ने मंत्री पद और राज्यसभा सीट का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाकर युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने का निर्णय लिया है। उनकी पार्टी का फोकस मुख्यतः युवा वोट बैंक और सत्ता में नैतिकता की बहाली पर है। प्रशांत किशोर, जो देश भर में चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाते हैं, अब सक्रिय रूप से बिहार की राजनीति में उतर चुके हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन जन स्वराज पार्टी का गठन किया। जन स्वराज का एजेंडा है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। पार्टी बिहार में शराबबंदी खत्म करने, रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार और पलायन रोकने जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है। पीके की राजनीति है जाति वर्ग से ऊपर उठकर गरीब, पढ़े लिखे और युवा वर्ग को जोड़ना। एक समय नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले आरसीपी सिंह अब अपनी पार्टी आप सबकी आवाज लेकर सामने आए। जदयू से निष्कासन और बीजेपी में अल्पकालिक भूमिका के बाद आरसीपी सिंह ने स्वतंत्र राजनीतिक राह चुनी। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है। बिहार की राजनीति में कुर्मी समुदाय को लवकुश समीकरण में महत्वपूर्ण माना जाता है और आरसीपी इस समीकरण को पुनः अपने पक्ष में करना चाहते हैं। राष्ट्रीय प्रगति पार्टी, जिसके नेता अमरकांत साहू हैं, हाल ही में चर्चा में तब आई जब इस पार्टी का राजद में विलय हो गया। साहू वैश्य समाज से आते हैं और उनका राजद में शामिल होना इस बात का संकेत है कि लालू प्रसाद यादव अब वैश्य समाज में भी अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। साहू ने 29 अप्रैल को भामाशाह जयंती के अवसर पर आरजेडी कार्यालय में लालटेन थामा। यह कदम उन नई सामाजिक जोड़ तोड़ का हिस्सा है जो बिहार की राजनीति को 2025 के चुनाव से पहले बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लोगों को 6 लेन एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है, जिससे बिहार वासियों को काफी सहूलियत होगी। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे बिहार को बंगाल, यूपी और झारखंड से जोड़ेगा। बता दें कि वाराणसी से झारखंड तक ही बिहार से गुजरने वाली 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। उधर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस एक्सप्रेसवे में दिलचस्पी नहीं लिए जाने के केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल वाराणसी से बिहार होते हुए झारखंड की सीमा तक ही इसे बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कोलकाता तक इसका निर्माण नहीं होने के कारण इस एक्सप्रेसवे की उपयोगिता कम हो जाएगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह एक्सप्रेसवे 61वें एनएच के रूप में अधिसूचित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेवासा गांव के निकट NH 19 से यह सड़क शुरू होकर
चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश करेगी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से वाराणसी से कोलकाता की दूरी जो अभी 14 घंटे की है यह घटकर आधी हो जाएगी, यानी कि मात्र 7 घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक खासकर हल्दिया बंदरगाह तक मालों की आवाजाही आसानी होगी। वहीं 18 शहरों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 35,228 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इधर इस एक्सप्रेसवे की उपयोगिता को देखते हुए ही केंद्र सरकार लगातार संबंधित राज्यों के साथ विचार विमर्श कर रही है। खबर की माने तो यूपी, बिहार और झारखंड में इस एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो गया है, लेकिन बंगाल सरकार इस पर कोई विचार विमर्श करना नहीं चाह रही। हालांकि कहा जा रहा है कि यदि बंगाल सरकार सहमति देगी तो यहां भी काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की माने तो उनका विचार है कि हल्दिया बंदरगाह तक मालों की आवाजाही के लिए बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे का काम बंगाल में ही होने से इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। बिहार में यह एक्सप्रेसवे 7 पैकेज में बन रहा है। 2 और 3 का टेंडर हो चुका है, लेकिन आम लोगों द्वारा जमीन अधिग्रहण की राशि अधिक मांगे जाने के कारण निर्माण बाधित है। पैकेज 4 में टनल का निर्माण होना है, लेकिन वन विभाग ने टनल बनाने के लिए ब्लास्ट करने की अनुमति नहीं दी और टीएनबी से टनल बनाने का सुझाव दे दिया। यह भी कहा गया कि टीएनबी से टनल बनाने में बड़ी राशि खर्च होगी, जिसके लिए एनएचआई ने आपत्ति जताई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक लोगों तक यह सौगात पहुंच पाती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। क्या बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना प्लान तैयार कर लिया है? बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन के सफलता के उपरांत एनडीए ने विधानसभावार सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। संभवतः 15 जून से एनडीए का विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो जाएगा। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बुधवार को ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक यह निर्णय लिया गया। इससे पहले आरएसएस के प्रांत मुख्यालय विजय निकेतन और फिर प्रदेश संगठन महामंत्री वीकूभाई दलसानिया के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। बीएल संतोष ने बिहार भाजपा की ओर से चलाए जा रहे संगठनात्मक गतिविधियों की सूक्ष्म समीक्षा की। इसमें 6 जिलाध्यक्षों के मनोनयन, कुछ मंडल अध्यक्षों के रिक्त पद को लेकर भी चर्चा हुई। जिलेवार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की प्रशंसा की गई। बैठक में तय हुआ कि विधानसभा वार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो। जिलेवार सम्मेलन से एनडीए कार्यकर्ताओं में बेहतर समन्वय कायम हुआ है। गांव के स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे तो उनका सकारात्मक असर चुनाव परिणाम पर होगा। संतोष ने चुनाव को देखते हुए संगठनिक गतिविधियों के प्रति और सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को सम्मिलित करने की मंजूरी दे दी है। यह पूरी तरह सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने जातिगत आंकड़ों को सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातिगत जनगणना पर कैबिनेट विचार करेगी। मंत्रियों का समूह गठित भी हुआ, अधिकतर दलों ने सहमति भी दी, लेकिन कांग्रेस ने सार्वजनिक नहीं किया। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने इस गंभीर विषय का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया है। अब मोदी सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक योजनाओं और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन का आधार बनेगा। जब हमारे पास स्पष्ट आंकड़े होंगे कि किस वर्ग की वास्तविक स्थिति क्या है,
तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालु वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हां, इंटरनेट की सुविधा वहां भी लागू कर दी गई है। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने केदारपुरी में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क वाईफाई की सुविधा शुरू की है। शनिवार को इसका ट्रायल सफल रहा। इसके बाद यह सुविधा श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दी गई। बाबा केदार के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने इस पर खुशी जाहिर की है। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार की पहल पर अपना स्वयं का मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया गया है। इस नेटवर्क को डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क नाम दिया गया है। यह नेटवर्क न केवल आपदा या किसी भी विकट परिस्थिति में लगातार संचालित रहेगा, बल्कि इसमें मोबाइल डेटा, वॉइस कॉलिंग और हाई क्वालिटी सीसीटीवी विजुअल की भी सुविधा उपलब्ध है। इस रिसोर्स नेटवर्क के तहत श्रद्धालुओं को अब निःशुल्क वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने बताया कि वाईफाई का फायदा उठाने के लिए वाईफाई सेटिंग पर जाकर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा, जिसके बाद एक ओटीपी मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे भरने के बाद आधे घंटे तक हाई स्पीड वाईफाई का लाभ उठाया जा सकता है। रुद्रप्रयाग प्रदेश का पहला जनपद है जिसके पास अपना अलग और संपूर्ण मोबाइल नेटवर्क है। जुलाई 2024 में केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के दौरान जब अन्य मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गए थे, तब यही नेटवर्क यात्रियों को, मजदूरों और रेस्क्यू टीमों के लिए जीवन रेखा बना था। इससे रास्ते में फंसे लोगों ने घर पर स्वजन से संपर्क किया और राहत एवं बचाव कार्यों में भी अत्यंत मदद मिली थी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के सभी जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी 5 मई से 6 मई तक के लिए जारी हुआ है। अलर्ट में बताया गया है कि 5 और 6 मई को कई जिलों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर और पूर्व बिहार के जिलों में मौसम का हाल ज्यादा खराब रह सकता है। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय और मुंगेर जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, बिजली चमकने और भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, जमुई, अरवल और रोहतास जैसे जिलों को येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में भी मौसम अस्थिर रहेगा और हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि इन 5 और 6 मई को वज्रपात, तेज आंधी और बारिश के चलते जान माल को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे मौसम में किसान विशेष सतर्कता बरते, वज्रपात के समय खुले में न रहें, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों से दूर रहें। विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना दबाव और उत्तर भारत की ठंडी हवाओं के टकराव के कारण यह सिस्टम डेवलप हुआ है। यह स्थिति नॉर्वेस्टर जैसी मौसमी घटनाओं के नाम से जाना जाता है। इस दौरान अचानक आंधी और बिजली चमकने की संभावना बढ़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।